बच्चों यहां पर जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये स्ट्रक्चर है एनिमल सेल का। बच्चों ये जो सेल है, जो आउटर लेयर जो आपको दिख रहा है, इसे बोला जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। और सेल मेम्ब्रेन के अंदर में जो भी लिक्विड सब्सटेंस होता है जिसे बोला जाता है प्रोटोप्लाज्मा। अब बच्चों यहां पर ध्यान दो, यहां पर आपको येलो कलर का राउंड फिगर दिख रहा होगा जिसे बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। और यहां पर भी उसके जस्ट नीचे में डॉट डॉट जैसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा स्टूडेंट, जिसको बोला जाता है राइबोसोम। और ये आया आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जस्ट ऊपर में देखो बच्चों, छोटा छोटा राइबोसोम आपको लगा हुआ, उस स्ट्रक्चर को बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये है हमारे पास लाइसोसोम, जो हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं। अब स्टूडेंट देखिएगा, पूरे सेल के सेंटर में आपको दिख रहा होगा, सेंटर में आपको जो दिख रहा है उसे बोला जाता है न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर में आपको वहीं पर आपको दिखेगा एक लिक्विड जैसा सब्सटेंस होता है जिसको बोला जाता है न्यूक्लियोप्लाज्मा। और ये जो आउटर लेयर दिख रहा है आपको, इसे बोला जाता है न्यूक्लियर इन्वेलप या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। अब बच्चों इन चारों को यानी न्यूक्लियस, न्यूक्लियोप्लाज्मा, न्यूक्लियर इन्वेलप को, इन तीनों को मिलाकर बोला जाता है न्यूक्लियस कहा जाता है बच्चों। यानी ऐसा आप कह सकते हैं स्टूडेंट कि जो सेंटर में आपको दिख रहा है, जो भी चीजें आपको दिख रहा है, उन सभी को बोला जाता है न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के ये सब जो चीजें दिख रहे हैं बताएं आपको, ये है कंपोनेंट। क्या क्या कंपोनेंट है न्यूक्लियस का? न्यूक्लियस, न्यूक्लियोप्लाज्मा, न्यूक्लियर इन्वेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। अब स्टूडेंट ऊपर में देखिए आपको गोल्गी बॉडीज दिख रहा होगा, और वहीं पर एक छोटा सा आपको राउंड सर्कल दिख रहा होगा जिसे बोला जाता है वैक्यूल्स। तो ये था आपका एनिमल सेल का स्ट्रक्चर बच्चों। अब हम लोग देखते हैं प्लांट सेल का स्ट्रक्चर। तो ये रहा आपका प्लांट सेल का स्ट्रक्चर। यहां पर जो बाहर में दिख रहा है बच्चों एक स्ट्रक्चर, आउटर लेयर जो दिख रहा है, इसे बोला जाता है सेल वाल। और बच्चों ये जो सेल वाल है वो एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है, जस्ट उसके अंदर में स्टूडेंट्स एक और लेयर बना रहता है जिसे बोला जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। बच्चों प्लांट सेल में ना सेल वाल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों होते हैं, पर एनिमल सेल में प्लाज्मा सेल वाल नहीं होते हैं, ठीक है, सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं, ठीक है। अब उसके जस्ट नीचे में प्रोटोप्लाज्मा होता है, जैसे मैंने आपको बताया था एनिमल सेल में। अब बच्चों वहां पर देखो ग्रीन ग्रीन कलर का आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा हो जिसे बोला जाता है क्लोरोप्लास्ट। अब देखिए बच्चों, यहां पर जो प्लांट सेल के जो सेंटर में एक बड़ा सा राउंड जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है बच्चों, जिसे बोला जाता है वैक्यूल्स। और उसके नीचे में है माइटोकॉन्ड्रिया। उसी तरह से बच्चों यहां पर भी आपको न्यूक्लियस दिख रहा होगा, न्यूक्लियर इन्वेलप दिख रहा होगा, न्यूक्लियोप्लाज्मा दिख रहा होगा। इन चारों को मिलाकर क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के जस्ट ऊपर में बच्चों आपको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिख रहा होगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिख रहा होगा और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिख रहा होगा, जैसे कि मैंने आपको एनिमल सेल में बताए थे। और जस्ट इसके ऊपर में आपको राइबोसोम भी दिख रहा होगा। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को इसलिए स्मूथ बोलते हैं बच्चों क्योंकि वहां पर रफ राइबोसोम नहीं होते हैं। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में रफ इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर में राइबोसोम्स होते हैं। तो बच्चों यहां पर जो भी स्ट्रक्चर आपको अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो हम सब का सब हम आगे जिक्र करने जा रहे हैं अच्छे तरह से, वन बाय वन करके। अब स्टूडेंट हम लोग देखते हैं कि हमारा जो सेल होता है वो किससे बना होता है। तो बच्चों ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बने होते हैं, इसे सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। दूसरा साइटोप्लाज्मा, तीसरा सेल ऑर्गेनल्स और चौथा न्यूक्लियस। ये सब चारों चीजों से हमारा सेल बने होते हैं स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट कि सेल का स्ट्रक्चर। बच्चों हम लोग ये जो सेल का स्ट्रक्चर आपको दिखाया जा रहा है, ये सारे स्ट्रक्चर के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है बच्चों। तो पहला सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, फिर सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे, फिर प्रोटोप्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, प्लास्टिड, लाइसोसोम, वैक्यूल्स, न्यूक्लियस। बच्चों यहां पर देखो राइबोसोम से लेकर वैक्यूल्स तक आपको देखिए येलो कलर में आपका लिखा हुआ होगा। ये सब चीजों को, इन सारे को बोला जाता है सेल ऑर्गेनल्स कहा जाता है। जिस तरह से हमारे बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं ना, पैर, हाथ, नाक, कान, मुंह, उसी तरह सेल का भी ऑर्गन होते हैं। ये जितने भी कलर करके रखा हुआ है ये वर्ड आपको, ये सब का सब क्या है? सेल ऑर्गेनल है, सेल का ऑर्गन्स है। और नीचे क्या है बच्चों? न्यूक्लियस। यानी इन सारे चीजों को वन बाय वन करके पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो चलिए स्टूडेंट, तो पहला स्टार्ट करते हैं सेल मेम्ब्रेन, जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो आपको देखिए यहां पर जो आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिख रहा है, ये इसमें आउटर लेयर में देखिए, ये आउटर लेयर जो है इसे कहा जाता है सेल का सेल मेम्ब्रेन।
ठीक है बच्चों। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है थोड़ा देख लेते हैं। तो सबसे पहले बच्चों ये जो सेल मेम्ब्रेन होता है ये लिविंग सेल होते हैं, लिविंग पार्ट ऑफ द सेल, यानी ये लिविंग पार्ट ऑफ द सेल, सेल का ये लिविंग पार्ट होता है। दूसरा ये जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं बच्चों ये बहुत पतला होता है, नाजुक होता है, डेलिकेट जिसे बोला जाता है, इलास्टिक भी होता है, लचीलापन भी होता है। तीसरा बच्चों ये जो सेल है, सेल का जो ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये लिंक करके रखता है आउटर इन्वायरमेंट और इनर इन्वायरमेंट ऑफ दिस सेल, यानी सेल मेम्ब्रेन सेल को बाहर का इन्वायरमेंट और आउटर इन्वायरमेंट को दोनों को लिंक करके रखता है। और सबसे खास बात बताओ ये जो सेल मेम्ब्रेन है इट इज सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है, यानी इस सेल मेम्ब्रेन से कुछ ही चीजें बाहर से अंदर आ सकता है और अंदर से बाहर जा सकता है, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, है ना। तो इट अलाउ द फ्लो ऑफ लिमिटेड सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल। अब स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं का सेल वॉल। जो सेल वॉल होता है बच्चों ये प्लांट सेल में पाया जाता है पर सेल मतलब एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। ठीक है बच्चों, बात ध्यान में रहे कि ये प्लांट सेल में सेल वॉल पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं बच्चों। ये नॉन लिविंग था, ये नॉन लिविंग है स्टूडेंट, लेकिन सेल मेम्ब्रेन क्या था, लिविंग था, और सेल वॉल क्या है, नॉन लिविंग है। बच्चों ये जो सेल वॉल है ना प्रोकैरियोटिक सेल और प्लांट सेल दोनों में पाया जाता है। ये जो सेल वॉल स्टूडेंट ये थिक होता है और रिजिड होता है, रिजिड मतलब कठोर होता है, थिक मतलब थोड़ा सा मोटा रहता है। पर सेल मेम्ब्रेन जो था बच्चों वो क्या था, थिन था, इलास्टिक था और डेलिकेट भी था। बच्चों जो सेल वॉल होता है ये फ्रीली परमेबल मेम्ब्रेन होता है, किसी भी चीजों को अंदर बाहर जाने दे सकता है। इट अलाउ एंट्री एग्जिट ऑफ ऑल सब्सटेंस। बच्चों अब देखते हैं प्रोटोप्लाज्मा। तो बच्चों यहां पर आपको प्रोकैरियोटिक सेल, प्लांट का सेल और एनिमल का सेल्स आपको दिख रहा होगा। ये प्रोकैरियोटिक सेल का ये है प्रोटोप्लाज्मा, और प्लांट सेल का जो ग्रीनिश कलर का जो दिख रहा है आपको ये है प्रोटोप्लाज्मा, और ये है आपका एनिमल सेल का जो है वाटर जैसा सब्सटेंस दिख रहा है ये है प्रोटोप्लाज्मा। यानी कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट, प्रोकैरियोटिक सेल और प्लांट और एनिमल सेल ये दोनों क्या है, यूकैरियोटिक सेल, यानी इन तीनों में पाया जाता है प्रोटोप्लाज्मा। अब प्रोटोप्लाज्मा के दो पार्ट्स होते हैं बच्चों, एक होते हैं साइटोप्लाज्मा और एक होता है न्यूक्लियोप्लाज्मा। साइटोप्लाज्मा किसे कहते हैं बच्चों, न्यूक्लियस को छोड़कर बाकी सारी चीजों को प्रोटोप्लाज्मा कहते हैं। ठीक है बच्चों, और न्यूक्लियोप्लाज्मा फिर क्या होता है, साइटोप्लाज्म के बाकी सारे साइटोप्लाज्म को छोड़कर बाकी सारा चीजों को न्यूक्लियोप्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट वन बाय वन करके पढ़ लेते हैं। प्रोटोप्लाज्मा का कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं स्टूडेंट्स। इट इज कलरलेस जेली लाइक सब्सटेंस होते हैं ये बच्चों, जो पाया जाता है सेल के बीचों बीच में पाया जाता है आपका। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के जस्ट बाद में पाया जाता है ये। ठीक है, पार्ट्स ऑफ प्रोटोप्लाज्मा क्या होता है, साइटोप्लाज्मा और दूसरा न्यूक्लियोप्लाज्मा। साइटोप्लाज्मा क्या होता है, पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्मा एक्सेप्ट न्यूक्लियस, और न्यूक्लियोप्लाज्मा क्या होता है, पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्मा एक्सेप्ट साइटोप्लाज्मा। अब स्टूडेंट्स टाइम आ गया है सेल के ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ने का। ये है हमारा सेल, और इस सेल में जो ब्रैकेट में आपको जो लिखा हुआ है उसे बोला जाता है सेल का ऑर्गेनल्स, यानी ये है सेल ऑर्गेनल्स, और इसका नाम है बच्चों गोल्गी बॉडीज। बच्चों इस गोल्गी बॉडीज को, इस सेल ऑर्गेनल को हम क्या करते हैं, सेल से बाहर निकालते हैं। तो देखिए कुछ इस तरह से आपको दिख रहा होगा। बच्चों ये जो गोल्गी बॉडीज जो सेल के अंदर में पाया जा रहा है ये फर्स्ट टाइम कैमिलो गोल्गी नाम का एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने फर्स्ट टाइम सेल के अंदर में इस ऑर्गेनल को देखे थे, और इसे गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है, गोल्गी बॉडीज भी कहा जाता है, और गोल्गी एपरेटस भी कहा जाता है। बच्चों इट कंसिस्ट ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर अरेंज पैरेलल टू ईच अदर। अगर आप ध्यान से तुम देखो बच्चों ये जो आपका ना बाउंड स्ट्रक्चर है जो एक के ऊपर पैरेलल है, ऐसे नो। अब पढ़ते स्टूडेंट्स नेक्स्ट ऑर्गेनल सेल का है, वो है आपका राइबोसोम। बच्चों राइबोसोम बहुत छोटा छोटा होता है, जैसे मैं आपको दिखाया जा रहा हूं। अब बच्चों ये राउंड शेप का होता है और ये डेंस फुल्ली पैक्ड होता है, ये डेंस भी होता है और फुल्ली पैक्ड होता है, क्रिकेट बॉल के जैसा। जैसे क्रिकेट बॉल फुल्ली पैक्ड होता है और अंदर से क्या रहता है, खोखला रहता है, उसी तरह से राइबोसोम भी रहता है। राइबोसोम भी फुल्ली तरह से पैक्ड रहता है और अंदर से खोखला रहता है। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं बच्चों।
राइबोसोम आर एक्सट्रीमली स्मॉल, डेंस एंड राउंड बॉडीज. इन प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स आर ऑफ द 70s टाइप्स, और इन यूकैरियोटिक सेल राइबोसोम्स आर 80s टाइप सेल. ये थोड़ा सा हाई लेवल का मैंने बता दिया, लेकिन फिर भी आप नोट्स में लिख दो, ठीक है. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, कंसिस्ट ऑफ राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन. बच्चों राइबोसोम जो होता है ना, ये राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन से बना होता है. यानी ओवरऑल हम कह सकते हैं कि जो राइबोसोम होता है एक प्रकार का प्रोटीन है, अब प्रोटीन है सेल का, ठीक है. अब इसमें नेक्स्ट ऑर्गेनल की ओर बढ़ते हैं, वो है माइटोकॉन्ड्रिया. बच्चों ये जो ऑर्गेनल्स होते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाए जाते हैं. ये जो येलो कलर का आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है यही है माइटोकॉन्ड्रिया. बच्चों ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये प्रोवाइड करता है एनर्जी हर एक लिविंग सेल को, यानी लिविंग सेल को ये एनर्जी सप्लाई करने का काम करता है. और वे क्या करता है, एनर्जी को स्टोर भी करता है, और रिलीज जब करता है एनर्जी को तो एटीपी की फॉर्म में रिलीज करता है. एटीपी मतलब एडिनो ट्राइफॉस्फेट, इसलिए एटीपी को एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल्स भी कहा जाता है. और माइटोकॉन्ड्रिया का सबसे बेस्ट बात पावर हाउस ऑफ द सेल्स भी कहते हैं. नेक्स्ट ऑर्गन की ओर बढ़ते हुए स्टूडेंट वो है प्लेस्टिड. बच्चों ये सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता, यानी हमारे बॉडी में नहीं पाया जाएगा. ये ग्रीन कलर का आपको जो दिख रहा है सेल के अंदर बच्चों, वही है आपका प्लेस्टिड. इसका कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं बच्चों. ऐसे तो प्लेस्टिड आर यूजुअली स्फेरिकल एंड डिस्क्वाइडल इन शेप का होता है, मतलब स्फेरिकल होता है, डिस्क्वाइडल शेप का होता है. प्लेस्टिड आर 3 टाइप्स, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट. जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो ग्रीन कलर देता है पूरे प्लांट को जो ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है वो क्लोरोप्लास्ट होता है. और इसी क्लोरोप्लास्ट में एक क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट पाया जाता है, जो बाद में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है. नेक्स्ट आते हैं क्रोमोप्लास्ट. क्रोमोप्लास्ट क्या करते हैं, ये कलरफुल प्लेस्टिड होता है. ल्यूकोप्लास्ट कैसा होता है, ये कलरलेस प्लेस्टिड होता है. इनके फंक्शन को भी देख लेते हैं. जैसे क्लोरोप्लास्ट का काम क्या होता है कि मैन्युफैक्चर करता है फूड को बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, इसलिए क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ द प्लांट सेल भी कहा जाता है. दूसरा क्रोमोप्लास्ट. क्रोमोप्लास्ट क्या करता है, कलर प्रोवाइड करता है फ्लावर को, फ्रूट्स का कलर जो होता है ना, ब्लू, येलो, ग्रीन होता है ना, वो आपका क्रोमोप्लास्ट ही देता है. फ्लावर का भी अलग अलग कलर होता है, येलो होता है, रेड होता है, पिंक होता है, ये क्रोमोप्लास्ट ही उस फ्लावर को कलर प्रोवाइड करता है. नेक्स्ट आता है ल्यूकोप्लास्ट. ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है, हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ वेरियस सब्सटेंस लाइक स्टोरेज प्रोटीन एंड फैट्स. बच्चों ये क्या करता है, स्टोरेज करने का काम करता है. जो प्लांट स्टार्च बनाता है ना, ग्लूकोज बनाता है, ग्लूकोज में जो स्टार्च स्टोर करके रखता है तो ल्यूकोप्लास्ट में ही स्टोर करके रखा जाता है. प्रोटीन को ल्यूकोप्लास्ट में ही स्टोर करके रखा जाता है, फैट्स को ल्यूकोप्लास्ट में ही स्टोर करके रखा जाता है. नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. बच्चों ये जो सेल आपको दिख रहा है यहाँ पर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर आपको ट्यूब और नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है ना आपको, वही है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. बच्चों जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ना, इसका कैरेक्टर्स की बातें कर लेते हैं. ये थोड़ा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, और बच्चों ये जो होता है ना, न्यूक्लियस से निकलकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक जाता है. यानी हम ऐसा कह सकते हैं बच्चों कि ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी सेल मेम्ब्रेन, इन दोनों का एक लिंक बना रहा है, एक ब्रिज के जैसा काम कर रहा है. यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि न्यूक्लियस से जो चीजें को ट्रांसपोर्ट करना रहेगा सेल मेम्ब्रेन तक, तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही क्या करेगा, ट्रांसपोर्टिंग में हेल्प करेगा, या फिर सारे सेल ऑर्गेनल तक यही पहुंचाएगा. यानी एक ब्रिज के जैसा काम कर रहा है. अब बच्चों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप्स के होते हैं. एक होते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अब्सेंट रहता है आपका राइबोसोम, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट रहता है राइबोसोम. अब स्टूडेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के विषय में बात कर लेते हैं. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर from nuclear membrane to plasma membrane. Next student, some part of endoplasmic reticulum connected to the nuclear membrane and some connected to the plasma membrane. यानी कहने का मतलब कुछ हिस्सा जो रहता है कनेक्ट रहता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, और कुछ हिस्सा जो कनेक्ट रहता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से. ठीक है, ये 2 टाइप्स के होते हैं. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें राइबोसोम्स आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस. दूसरा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स आर एब्सेंट ऑन द सरफेस. ठीक है, अब इसकी फंक्शन की बातें कर लेते हैं. इट गिव्स
इंटरनल सपोर्ट टू द सेल, यानी ये इंटरनल सपोर्ट देता है, अंदरूनी सपोर्ट देता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल को। दूसरा, इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंस फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मैंने बताया था कि ये ट्रांसपोर्ट करता है कई सारी चीजें, न्यूक्लियस से प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से न्यूक्लियस। ठीक है बच्चों। अब स्टूडेंट, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? तो ये सिंथेसिस एंड द ट्रांसपोर्ट ऑफ द प्रोटीन, ये क्या करता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? ये प्रोटीन को बनाता है और ट्रांसपोर्ट भी करता है प्रोटीन को। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? ये लिपिड्स को बनाता है, यानी तेल को बनाता है, ऑयल को बनाता है, फैट्स को बनाता है। इसका मतलब ये होता है बनाता है, ट्रांसपोर्ट भी करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट बच्चों, इट हेल्प्स इन द मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, यह मदद करता है बच्चों। बायोजेनेसिस का मतलब बच्चों द फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को यही बनाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट आल्सो हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ गोल्गी बॉडीज, गोल्गी बॉडीज को भी यही बनाता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एंड लास्ट सेल ऑर्गेनल ऑफ दिस सेल दैट इज वैक्यूल। बच्चों, वैक्यूल जो होता है वो प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाए जाते हैं। प्लांट सेल में लार्ज होता है, बड़ा साइज का होता है, परमानेंट होता है, और बड़ा साइज होने के कारण से जो प्लांट सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में ना रहकर किनारे आ जाता है, क्योंकि वैक्यूल्स बड़ा साइज का होता है, इस कारण से तब किनारे आ जाता है न्यूक्लियस भी और उनके कंपोनेंट भी, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, सेल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ऑर्गेनल्स। इन सारी चीजें क्या करते हैं? वैक्यूल्स के कारण से ये सब किनारे किनारे आ जाता है। ठीक है। अब आते हैं एनिमल सेल में। एनिमल सेल में वैक्यूल्स छोटे होते हैं या फिर टेम्पोररी होते हैं, हो भी सकते हैं वैक्यूल्स या फिर नहीं भी हो सकते हैं। बच्चों, जो प्लांट सेल में 90% वॉल्यूम को कवर करके रखते हैं, यानी कहने का मतलब बच्चों, मान लीजिए पूरा सेल है, सेल में 90% वैक्यूल ही रहता है, 10% ही पूरा सेल ऑर्गेनल्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, इस सब मिला के 10% रहता है, 90% क्या रहेगा हमारा? वैक्यूल्स रहेगा। तो चलिए इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ लेते हैं। इन प्लांट सेल वैक्यूल्स आर लार्ज एंड परमानेंट, जैसे मैंने बताया। इन एनिमल सेल वैक्यूल्स आर स्मॉल इन साइज एंड टेम्पोररी। वैक्यूल्स कंसिस्ट ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड फिल्ड इन अ मेम्ब्रेन। बच्चों, ये जो आपका वैक्यूल्स प्लांट सेल में जो रहते हैं वैक्यूल्स, ये हो सकता है कि आपका लिक्विड फॉर्म में भी पाया जा सकता है या फिर सॉलिड फॉर्म में भी पाया जा सकता है। In mature plant cell, it occupy up to get 90% of the cell volume. Next आता है, due to its size, other organelles include nucleus shift toward the plasma membrane. प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ ये शिफ्ट हो जाता है वैक्यूल्स को बड़ा होने के कारण से।